जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस की। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के अंतर्गत अपन ने कुछ ब्रीड पढ़ी और उसके बाद अपन मिल्क टॉपिक की बात करें तो उसके बारे में कुछ विशेष चर्चाएं अपन ने की। आज का जो सेशन रहने वाला है साथियों, वो अपना थोड़ा हटके सेशन रहने वाला है। कौन से वाला? तो आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, ऊंट व मुर्गियों के रोग पढ़ेंगे अपन। और इसमें भी अगर अपन बात करें तो प्रमुख रूप से जो बात रह जाती है वो किसकी करने वाले हैं अपन? वो अपन मुर्गियों की करने वाले साथियों। मुर्गियों का इसलिए अपन चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब भी सिलेबस की बात करते हैं अपन, तो सिलेबस के अंतर्गत विशेष रूप से ये बात लिखी होती है कि मुर्गियों के रोगों के संदर्भ में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो सेशन अपना रहने वाला है वो प्रमुख रूप से मुर्गियों के रोगों पर ही अपन बात करेंगे। आपको जानकारी हो तो अभी पीछे एक एग्जाम हुआ है पशु परीक्षक भर्ती का। उस एग्जाम में इसी टॉपिक में से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी साथियों को कहूंगा भी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, कौन से क्वेश्चन पशु परीक्षक एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जामिनर ने किस सोच के साथ वो क्वेश्चन पूछे और उसमें ऑप्शन रखे गए थे, उनकी चर्चा अपन करने वाले। आपको मैं थ्योरी के साथ साथ वो भी बताता चलूंगा भी किस प्रकार से एग्जामिनर ने इस लास्ट वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, अलग हटके वो कहां तक जा सकता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का विशेष रूप से अगर अपन बात करें, तो अपन पोल्ट्री डिजीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोल्ट्री डिजीज की, यानी कि मुर्गियों के रोगों की बात करेंगे। और पोल्ट्री डिजीज की जहां तक बात करें तो अपन को प्रमुख रूप से जो पढ़ने होते हैं साथियों, वो 4 रोग पढ़ने होते हैं। और इसके अलावा आपके कैमल मैनेजमेंट के अंतर्गत अपन बात करते हैं, ऊंट के रोगों की बात करते हैं। यहां तो आपका एक ही रोग रह जाता है, वो कौन सा रह जाता है? सरा रोग रह जाता है कैमल वाले में। लेकिन पोल्ट्री डिजीज की बात करें, अपन मुर्गियों के रोगों की बात करें तो अपन को 4 प्रमुख पढ़ने हैं। सबसे पहली जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे रानीखेत के साथ। किस रोग की? रानीखेत रोग की बात करें। अब रानीखेत के बाद अपन बात करें तो किस रोग की बात करनी है अपन को? रानीखेत रोग हो जाएगा आपका। उसके बाद में बात करूं तो आपको मेरेक डिजीज पढ़नी है। कौन सी? मेरेक रोग पढ़ना है। मेरेक रोग के बाद अपन बात करें तो खूनी पेचिश आपका रह जाता है, या बात करें अपन चेचक रोग रह जाता है आपका, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले अपन चेचक की बात कर लेते हैं। चेचक को क्या कहा जाता है? फाउल पॉक्स भी कहा जाता है। तो फिर अपन चेचक की बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं अपन? फाउल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आते हैं अपन चेचक के बाद तो फिर आपका खूनी पेचिश रह जाता है। कौन सा रह जाता है? खूनी पेचिश रह जाता है सर। और इसी खूनी पेचिश को अपन क्या कहते हैं? कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? कॉक्सीडियोसिस। इसी खूनी पेचिश का ही नाम रह जाता है। ये तो एक बार अपन याद नहीं करेंगे, आप एक बार खूनी पेचिश के संदर्भ में ही बात कर लें। तो ये 4 रोग रह जाते हैं आपके पोल्ट्री वाले। कौन सा? रानीखेत रह जाता है, मेरेक रह जाता है, चेचक रह जाता है और खूनी पेचिश। अब इन सभी को अपने एक साथ इसलिए लिख रहे हैं साथियों क्योंकि ये तीनों रोग किससे जनित है? वायरस जनित है। किससे जनित है? वायरस जनित है। यानी कि ये किससे फैलते हैं? ये विषाणु से फैलते हैं, विषाणु से होने वाले रोग है। जब अपन रोगों की चर्चा करते हैं ना साथियों, तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से आपको 3-4 कैटेगरियां बताई जाती हैं। कुछ रोग आपके जीवाणु जनित रह जाते हैं, कुछ रोग आपके विषाणु जनित रह जाते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया से होते हैं और कुछ आपके वायरस से होते हैं। फिर इसके अलावा आपके एक और रह जाता है प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ जनित है वो रह जाता है आपका कौन सा? खूनी पेचिश। तो ये क्या है आपका? प्रोटोजोआ जनित है।
और यहां अपन सरा रोग की भी बात कर लें तो ये भी क्या रह जाता है आपका, प्रोटोजोआ जनित रह जाता है। किससे जनित, प्रोटोजोआ जनित आपका रह जाएगा। ये अपन चाहे अपन इसकी भी बात कर ले तो ये भी आपका प्रोटोजोआ जनित है। यानी कि ऊंट का एक ही रोग पड़ना है सारा, वो प्रोटोजोआ जनित है। इसको एक बार अपन अलग रख लेते हैं, इसकी बाद में बात करते हैं। रानीखेत, मेरेक, चेचक, फाउलपॉक्स, न्यू कैसले, मेरिक डिजीज बोलते हैं इसे, फाउलपॉक्स कहते हैं, और कॉक्सियोडोसिस। ये 4 रोग रह जाते हैं आपके जो पोल्ट्री में होते हैं साथियों। और 4 में से 3 रानीखेत, मेरेक और चेचक यानी कि फाउलपॉक्स, मेरिक डिजीज और न्यू डिजीज या न्यू कॉस्ले डिजीज जो रह जाती है, तीनों के तीनों ये जो रोग रह जाएंगे साथियों, ये तीनों रोग आपके किससे जनित है, ये वायरस जनित है। तो पहला प्रश्न अपना यहीं से पिक हो जाता है, या अपन को ये टेबल ही याद है तो आपका क्वेश्चन यहीं से ही हो जाता है। क्योंकि पहला उसका सिंपल सा साधारण सा प्रश्न क्या बनता है भी, निम्नलिखित में से या तो वो नाम दे देगा आपको, किसी भी रोग का उठा के नाम दे देगा और पूछ लेगा ये रोग किससे जनित है। ठीक है साथियों, तो ये अपन को ध्यान रखना है, पहले 3 वायरस जनित है और फिर खूनी पेचिस की बात करें तो ये क्या रह जाता है, प्रोटोजोआ जनित रह जाता है। और कैमल वाला सरा भी क्या है, प्रोटोजोआ जनित। अब ये 3 रोग रह जाते हैं। अब इनकी ना बात करें साथियों तो अपन को क्या ध्यान रखना है, किन रोगों की बात करें, अपन तीनों की बात करें ना, सॉरी 4 की बात कर लेते हैं पोल्ट्री वाले। तो पहला आपका कौन सा था, रानीखेत। कौन सा रह जाता है, रानीखेत। रानीखेत के बाद अपन आए किस पे, मेरेक रोग पे आते हैं। मेरेक के बाद अपन ने क्या पढ़ा, चेचक के संदर्भ में बात करते हैं। कौन सा रोग, चेचक रोग रह जाता है। चेचक के बाद आपका कौन सा रह जाता है, खूनी पेचिस रह जाता है। कौन सा रह जाता है, खूनी पेचिस रह जाता है। अब ध्यान क्या रखना है भी, ये रोग होते कब है आपके, या मैं यूं कह दूं भी ये रोग होना कब स्टार्ट करते हैं आपके, चाहे अपन रानीखेत की बात कर ले, मेरेक की बात कर ले, चाहे अपन चेचक की बात कर ले, कब ये स्टार्ट होंगे आपके। तो ध्यान रखना, जब एक ही दिन का समय हो तो एक ही दिन के समय के अंतर्गत कौन सा रोग होता है आपका, रानीखेत होता है। एक ही दिन का समय और 1 वीक तक आपका जब क्या है बच्चा हो जाए तो 1 वीक तक आपका कौन सा रोग है, मेरेक डिसीज वाला अपन को याद रखना है। ठीक है, चेचक में जहां तक अपन बात करें तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चेचक के 2 संदर्भ पढ़ते हैं भी, 1 वीक से बढ़ जाता है आपका 3 वीक तक चला जाता है आपका। ठीक है, यहां तो अपन 1 से 3 वीक तक बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 से 3 वीक तक या 3 से 6 वीक तक। ठीक है, 3 से 6 वीक तक। तो चेचक के संदर्भ में अपन को यही बात पढ़ने को मिलती है भी, 1 दिन तक कौन सा है, 1 सप्ताह तक कौन सा है, 3 वीक तक कौन सा है। ठीक है, आगे आपका कौन सा बढ़ता है। अब बात करते हैं भी 6 के बाद क्या होता है। 6 के बाद की बात करें साथियों तो ये 12 सप्ताह तक भी जा सकता है, 8 से 12 सप्ताह। तो ये रानीखेत के संदर्भ में बात करते हैं। एक रोग ऐसा भी है जो 8 से 12 वीक तक भी आपका फैलता है। अब यहां से इसका सर इसका मतलब क्या हुआ, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ खूनी पेचिस की अपन बात क्यों कर रहे हैं, इन संदर्भ में अपन बात क्यों कर रहे हैं। कॉक्सिडोसिस के संदर्भ में ज्यादा अपन को ध्यान में नहीं रखना, ध्यान रखना है इनके संदर्भ में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। या अभी आपका एक एग्जाम हुआ है कौन सा, पशु परिचय। पशु परिचय, अब देखो पहला तो इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था यहां से भी, जो मेरेक डिसीज रह जाता है ना, मेरेक रोग रह जाता है, ये किसका रोग है। तो सिंपल सी बात है, ये पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों का रोग है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना था, वो ये बनता है साथियों, उसने पूछा भी जब चूजा यानी कि मुर्गी का जो बच्चा होता है वो एक ही दिन का हो तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, यानी कि उसकी आयु एक ही दिन की है तो कौन सा रोग हो सकता है। तो जब आयु एक ही दिन की हो तो एक ही दिन की हो तो उसे कौन सा रोग होगा, रानीखेत होगा। और जब 1 सप्ताह का हो जाएगा तब कौन सा रोग हो सकता है, उसे मेरेक रोग हो सकता है। और जब और बड़ा हो जाए मतलब 1 से 3 वीक या 6 वीक तक चला जाए तो चेचक रोग होने की संभावना रहती है आपका, ये अपन को ध्यान रखना है। हाँ, रानीखेत में सर दूसरा ये भी पढ़ रहे हैं अपन भी 8 से 12 सप्ताह तक भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अभी ज्यादातर क्वेश्चनिंग आपकी किस बात पे आ रही है, ज्यादातर आपका यही पूछा जा रहा है भी जब एक ही दिन का बच्चा हो तो उसे कौन सा रोग होगा, तो कौन सा होगा, रानीखेत रोग ही होगा, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है,
तो ये रानीखेत के संदर्भ में अपन को ध्यान रखना है। अब रानीखेत के जब अपन कंट्रोल की बात करें ना, कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल क्या करना है, कंट्रोल के संदर्भ में अपन बात करेंगे, वैक्सीन देते हैं अपन। तो अब ज्यादा खतरा कब है, देखो एक दिन पे होने पे खतरा है, तो पहला जो वैक्सीन अपन देते हैं, ठीक है, वो अपन क्या देते हैं, एक दिन पे ही देते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन बात करें तो 8 से 12 सप्ताह पे फिर तब देंगे। अब दोनों में चेंज क्या है, अब सर एक ही दिन का बच्चा है तो क्या उसे अपन टीका लगाएंगे, तो नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। तो जब रानीखेत होने की संभावना हो उस क्षेत्र में, उसके कंट्रोल के लिए जो अपन एक दिन पे वैक्सीन देते हैं, वो वैक्सीन टीकाकरण नहीं करेंगे अपन, वो वैक्सीन उस मुर्गी के बच्चे को क्या है, ड्रॉप के माध्यम से देंगे। और वो ड्रॉप क्या की जाती है, उस बच्चे के नाक में डाली जाती है। तो 1 से 2 बूंद क्या है, उसकी नाक में डाली जाती है, जब उसे अर्ली डेज के अंतर्गत अपन को रानीखेत डिसीज से क्या है, कंट्रोल करना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना रानीखेत के संदर्भ में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अब अपन प्रॉपरली बात कर लेते हैं इन रोग की। तो सबसे पहले बात करते हैं मुर्गियों के रोग की, चर्चा कर रहे हैं अपन। पहला ही अपन बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में, रानीखेत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, रानीखेत के संदर्भ में। तो पहला आपका सिंपल सा साधारण सा प्रश्न ये बनता है, इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो इसे अपन न्यू कैसले डिजीज कहते हैं, ये मुर्गियों की प्रमुख बीमारी है। इसे टुनकी भी कहा जाता है और एवियन पेस्ट भी कहा जाता है। रानीखेत को अपन न्यू कैसले डिजीज कहते हैं, ध्यान रख लेना। न्यू कैसल डिसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक दिन के बच्चे के अंतर्गत भी ये रोग आपका हो सकता है। इसे टुनकी भी कहा जाता है और एवियन पेस्ट भी कहा जाता है। बात करते हैं इसका रोग कारक। रोग कारक वैसे तो क्या रहेगा, वैसे तो आपका वायरस रहेगा, लेकिन कौन सा वायरस है जो इसमें होता है, तो कौन सा रह जाता है, टार्टर फ्यूरेंस नामक वायरस के द्वारा ही आपका रानीखेत रोग फैलता है, जिससे दूसरे शब्दों में अपन पैरामिक्सो विषाणु टाइप फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन जो आपका पूछा जा चुका है वो यही रहता है, इसका रोग कारक कौन सा रहेगा। तो आपको ध्यान देना है, रोग कारक रानीखेत का रोग कारक कौन सा रह जाता है, रानीखेत रोग का रोग कारक टार्टर फ्यूरेंस वायरस रह जाता है। इस वायरस की कहानी क्या है जो अपन बात करें, कहते हैं इस वायरस को नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाए। नॉर्मल का मतलब वो नहीं कमरे के ताप वाला 25 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अगर इसको रखा जाए, या ऐसा एनवायरमेंट हो जहां पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये आपका टार्टर फ्यूरेंस नामक जो वायरस है, ये लगातार गति करता रहेगा, यानी कि सर्वाइव करता रहेगा, जीवित रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस क्षेत्र का या इस वायरस को आप क्या 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर ले जाते हो, तब ये वायरस क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है, रानीखेत रोग है जो वायरस जनित है, और किस वायरस से फैल रहा था, टार्टर फ्यूरेंस नामक वायरस से फैल रहा था। ये वायरस 20 डिग्री सेल्सियस पे तो सर्वाइव करता है, लेकिन जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो ये वायरस क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसे अपन पैरामिक्सो विषाणु टाइप फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रभावित पक्षी कौन से रह जाते हैं, तो प्रभावित पक्षी कौन से रह जाते हैं, मुर्गी में होता है ये, और कबूतर में सबसे ज्यादा होता है साथियों। पक्षी तो सारे ही आ जाएंगे लगभग, लेकिन मुर्गी और कबूतर में ये रोग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। एक ध्यान रखना, ये बात करें अपन, बतख में ये रोग नहीं होता है। बतख भी आपका क्या है, पक्षियों में ही आता है, पोल्ट्री में ही आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है साथियों। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से रानीखेत रोग किसमें नहीं होता। नहीं होता जब आ जाएगा ना, तो ध्यान रखना, बतख में ये रोग कभी नहीं होगा। बतख जाएगा अगले में, कौन से में, मरेक वाले में बात करेंगे ना अपन। तो ये बतख रोग आपका रानीखेत में नहीं होता। तो किसमें ज्यादा, किसमें हो रहा है, मुर्गी और कबूतर में। यह रोग सभी पक्षी के सभी उम्र के पक्षियों में होता है, लेकिन कम उम्र के चूजों में सर्वाधिक होता है। कम उम्र का ध्यान रख लेना, जो अपन ने बात की थी, जब वो क्या हो, एक ही दिन का हो चूजा, तब ये रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है जब वो एक ही दिन का है। ये ध्यान रखना है। इसके संदर्भ में क्या क्या बातें थी वो फिर कह रहे हैं, अन्य नाम न्यू कैसले है, टुनकी है और एवियन पेस्ट है, टार्टर फ्यूरेंस वायरस है, 20 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करेगा और 37 पे नष्ट हो जाएगा। सभी में होता है लगभग, मुर्गी और कबूतर में ज्यादा हो रहा है, लेकिन बतख में ये नहीं हो रहा है। उसके बाद चलते हैं,
इस रोग का सबसे ज्यादा वायरस जनित किसको प्रभावित करता है? श्वसन व तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सांस लेने में क्या होगी? मुर्गी को प्रॉब्लम हो जाएगी, सीटी की जैसे आवाज निकलेगी गले से, ठीक है। और गले के अंतर्गत आप देखोगे रोग ग्रसित जो पशु होता है वो घर घर की आवाज भी आने लग जाती है, एक अलग सा साउंड निकालने लग जाता है, और गर्दन लगभग उसकी क्या नीचे डिगी हुई दिखती है आपका। तो श्वास में परेशानी होती है, श्वास लेते समय सीटी की आवाज आती है, जो अपन अभी चर्चा करके गए ना। प्रभावित किसको करा है? श्वसन व तंत्रिका तंत्र को। इंटरनली जो आपका सिस्टम है उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो श्वास में परेशानी है और श्वास लेते समय सीटी की आवाज आएगी। आंखें बंद करके रखता है पशु, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गर्दन को लटकाकर पीठ के ऊपर रखना या शरीर के अन्य भागों में छिपाना, घर के कोने में छिप जाना, ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जब भी ऐसा करने लगे पशु तो समझ जाना रानीखेत रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या करेगा? अपनी गर्दन को क्या करेगा? पीठ के ऊपर रख लेगा उल्टी साइड करके, या उसे छिपाएगा, या क्या करेगा? खुद घर के किसी कोने में, यानी कि मुर्गियों का जो बाड़ा होता है साथियों, उसकी एक अंदरली जगह या अंधेरे वाली जगह में ये चला जाएगा, जिससे ये लगे भी दिखाई ना दूं ना मैं। उसके बाद कफ व लार का बहना और समय वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा होता है, और 3 से 5 दिन इसका उद्भव काल रहता है। फिर आता है टीके की बात। यहां ध्यान रखना, प्रथम दिन की आयु पर F1 स्ट्रेन का जो टीका लगाते हैं, प्रतिरक्षा अवधि उसकी क्या रहती है? 15 सप्ताह तक। ये ध्यान रख लेना साथियों, ये टीका नहीं लगाएंगे ना अपन। F1 स्ट्रेन जो दिया जाता है, मैं बता चुका हूं आपको, ये नाक के अंदर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? नाक के अंदर दिया जाता है। कौन सा? F1 स्ट्रेन की बात करें, नाक के अंतर्गत 1-2 बूंद डाली जाती है ना, जो 15 दिनों तक इससे सेफ रखता है। 15 दिनों का मतलब 2 सप्ताह हो गए। तो अपन बात कर चुके हैं भी, ये रोग या तो स्टार्टिंग में ही लग जाएगा आपका 1-2 दिन में। सर्वाधिक समय कब है? 1 दिन में, पहले ही दिन लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तभी आपने अगर इसे ये वैक्सीन दे दी, F1 स्ट्रेन वैक्सीन आपने दे दी, तो ये 15 दिन तक उसको सेफ रखेगी। बाद में कब है? बाद में अपन बात करेंगे तो वो क्या है? वो 8 से 12 सप्ताह के बीच क्या है? होने लगेगा। तब तक अपन उसे R2B स्ट्रेन दे देंगे। तो ध्यान रख लेना, होने की संभावना जो बात करते हैं ना, वैक्सीन कब दे रहे हैं? पहले दिन दे रहे हैं, F1 स्ट्रेन दे रहे हैं, ये नाक के अंतर्गत देते हैं, और 2 बूंद डालते हैं ना, 1-2 बूंद नाक के अंदर डालते हैं। फिर अपन आते हैं, ये 15 दिन तक आपको सुरक्षित रखता है। फिर 8 सप्ताह की आयु, जब वो 8 वर्ष का हो जाए, जब दोबारा ऐसा लगे कि रानीखेत हो सकता है, आपको याद हो तो स्टार्टिंग में अपन बात करके गए ना भी 8 से 12 सप्ताह के मध्य ये रोग हो सकता है आपका, ठीक है। याद है साथियों अपन क्या बात करके गए थे? ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था या तो पहले दिन या 8 से 12 वीक के समय आपका ये रोग हो सकता है। तो तब अगर बात आए, उस समय R2B स्ट्रेन वैक्सीन देते हैं, ये टीका लगाते हैं अपन, जो क्या है? जो इसे जीवन पर्यंत, मतलब इसकी फुली लाइफ तक क्या है, इसे सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या है? यहां से क्वेश्चन ही बनते हैं कि पहला जो वैक्सीन दिया जाता है, 1 दिन पे वैक्सीन दिया जाता है, तो कौन सा है? F1 स्ट्रेन है। और 8 सप्ताह के बाद जो दिया जाता है कौन सा है? R2B स्ट्रेन है। R2B स्ट्रेन इसे फुली लाइफ तक सुरक्षित रखेगा। और जो F1 स्ट्रेन है, जो बूंद के रूप में नाक के अंदर दिया जाता है, वो 2 वीक तक, यानी कि 15 सप्ताह तक आपको क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। उसके बाद चलते हैं अपन, दूसरा है चेचक है साथियों। चेचक की बात कर लें तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं ना। किस नाम से जानते हैं अपन? फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं। तो फाउल पॉक्स की बात कर लें अपन, फाउल पॉक्स क्या है? ये भी वायरस जनित है आपका। यह बीमारी एक बार होने पर दोबारा नहीं होती, ये इसकी विशेषता है। चेचक रोग अगर एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। ये इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। चेचक रोग अगर एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता, ठीक है। फाउल पॉक्स की बात करते हैं अपन। अब इसके रोग कारक की बात कर लें तो अलग अलग होगा भी। मुर्गियों में जो ये रोग होता है ना, वो बोरोलियोटा एवियम के कारण होता है, और यही मस्ट रहता है आपके लिए। मुर्गियों में जो आपका चेचक रोग है किसके कारण होता है? तो किसके कारण हो रहा है? बोरोलियोटा एवियम के कारण हो रहा है। और यही टर्की में किसके कारण? बोरियोलियोटा मेलिग्रेंडिस के कारण हो रहा है। और कबूतर में बात करें तो बोरियोलियोटा
कोलंबी के कारण ये रोग होता है। तो तीनों का ध्यान रखना है ना अपन को। मुर्गी में ये सेम ही रहेगा, वंश सेम रहेगा, जाति चेंज होती जाएगी ना। बोरोलियोटा एवियम है, टर्की में मेलीग्रेंडिस है, और कबूतर में कोलंबी है। कैसे कबूतर और कैसे कोलंबी याद रख लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। और प्रभावित पक्षी कौन से रहते हैं? मुर्गी और टर्की सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। मुर्गियों में 8 से 12 सप्ताह की उम्र में सर्वाधिक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके संदर्भ में समय क्या है? अप्रैल से जुलाई तक का समय रहता है साथियों। उसके बाद चलें, उसके बाद अपन को क्या है, अब चेचक जो होती है, चेचक के संदर्भ में बात करते हैं ना, तो चेचक आपकी क्या है, 3 प्रकार की होती है। एक सूखी चेचक होती है, एक आर्द्र चेचक होती है, और एक कोराइजा होती है। सूखी चेचक जो त्वचा पे होगी आपकी। आर्द्र चेचक जिसे डिप्थीरिया चेचक भी कहते हैं, ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली में होती है साहब, ठीक है, ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली के अंतर्गत। और ये कोराइजा किसको प्रभावित करती है? ये नासिका को प्रभावित करती है। सूखी चेचक आपने देखी त्वचा के ऊपर ना, छाले से फफोले से पड़ जाएंगे आपके। उपचार की बात करें तो घाव पर क्या करेंगे? जब वो घाव हो जाते हैं त्वचा के ऊपर, सिल्वर नाइट्रेट या पिक्रिक अम्ल का घोल लगाते हैं अपन। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस पे लगाएंगे? तो उपचार पे, चेचक के उपचार के। वैक्सीन की बात करें तो गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व वैक्सीन देते हैं। एक तो पीजियन पॉक्स वैक्सीन देते हैं 2 से 3 सप्ताह की आयु पर, और फाउल पॉक्स वैक्सीन देते हैं 6 से 8 सप्ताह की आयु पर। ये अपन को ध्यान रखना है। फाउल पॉक्स क्या देंगे? 6 से 8 सप्ताह की आयु पे ये अपन फाउल पॉक्स वैक्सीन देते हैं, जो इसके नाम से ही साथियों ध्यान रखना है अपन को, भी नाम भी आपका बता रहा है आपको भी कब क्या है, ठीक है। तो पीजियन पॉक्स वैक्सीन 2 से 3 सप्ताह, और फाउल पॉक्स आपकी 6 से 8 सप्ताह, ये इसका काल रहता है होने का, जो अपन इसके बाद ही होना स्टार्ट करते हैं। मतलब 8 के बाद ये होना स्टार्ट करेगा, उससे पहले ही अपन कंट्रोल कर लेते हैं इसको। फिर आता है आपका मेरेक। मेरेक के बारे में ज्यादा कुछ बातें नहीं है साथियों ना, ये वायरस जनित रोग है। यह मुर्गी में 1 से 5 माह के अंत में ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। फिर आता है आपका खूनी पेचिस। खूनी पेचिस या कॉक्सियोडोसिस के नाम से इसे जाना जाता है। और आपको मैं ये बता चुका हूं भी, ये क्या है आपका, ये प्रोटोजोआ जनित है। एकमात्र ऐसा रोग है जो अपन 4 पढ़ के गए ना, रानीखेत पढ़ा आपने, चेचक पढ़ा आपने, मेरेक पढ़ा, तीनों के तीनों आपके वायरस जनित है। लेकिन एक आपका क्या रह जाता है, खूनी पेचिस यानी कि कॉक्सियोडोसिस रह जाता है, ये आपका प्रोटोजोआ जनित है। 3 से 12 सप्ताह की उम्र में इस रोग का प्रभाव अधिक होता है, ये ध्यान रख लेना आपको खूनी पेचिस के संदर्भ में। खूनी दस्त भी लगते हैं और अचानक पशु मर जाता है इससे। वर्षा ऋतु में होता है। रोग कारक प्रोटोजोआ कौन सा? टेनिला या इमरिया नेक्राट्रिक्स या एसरबुलिन के कारण ये रोग होता है साथियों। मुख्य लक्षण क्या है? खूनी पतले दस्त लगेंगे, खून की कमी हो जाती है, पैर व शरीर पीला पड़ जाएगा, पैर नीचे की तरफ लुढ़क जाते हैं साथियों। लगभग आप देखोगे इस प्रकार से जो पैर होते हैं ना, इसके बिल्कुल ऐसे लुढ़क जाएंगे। ये मुर्गियों के अंतर्गत बात करें तो पलक झपकना और पक्षी को चक्कर आना इसकी विशेषता रहती है। बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है, जिससे पीले भूरे रंग का या रक्त भरा रहता है ना, उसके अंतर्गत बड़ी आंत के अंतर्गत। इन्हीं पदार्थों के इकट्ठा होते रहने से आंत में कोशिकाएं फट जाती हैं, यानी कि कहें तो आंत फट जाएगी इस रोग के अंतर्गत। और उपचार क्या है? सल्फामेथिन का 0.5% का घोल जो अपन कहते हैं, इसका उपचार रहता है किसका? खूनी पेचिस का साथियों। ये अपन को खूनी पेचिस के संदर्भ में ध्यान रखना है। फिर ऊंट के प्रमुख रोग की बात कर लें तो कौन सा रहता है? सरा रोग रहता है ना, ऊंट की प्रमुख बीमारी है। और सरा रोग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं भी, ये रोग किससे जनित है? ये रोग आपका प्रोटोजोआ जनित है साथियों। किससे जनित है? आपका प्रोटोजोआ जनित है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसके अन्य नाम क्या रहते हैं? त्रिवर्षा और गलतिया रोग रह जाते हैं। त्रिवर्षा इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये रोग 3 वर्षों तक चलता है साथियों। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक ये रोग चलेगा, इसीलिए इसे त्रिवर्षा कहते हैं। गलतिया रोग इसलिए कहा जाता है, इस रोग से ग्रसित पशु जब आप देखोगे ना, उसकी आउटर लेयर जो होती है, आउटर बॉडी की जो शेप होती है, जो त्वचा होती है, वो बिल्कुल गल जाएगी। ये इस रोग की लक्षण देख लें अपन या विशेषता कह लें इसकी। खोजकर्ता, इस रोग के खोजकर्ता थे ग्रिफ्थ इवान।
ग्रिफ्ट इवान में ये रोग खोजा था। और रोगजनक कौन रह जाएगा? ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई, जो प्रोटोजोआ होता है आपका। तो ध्यान रखना, सरा रोग आपका प्रोटोजोआ जनित है। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ से ये रोग होता है। वाहक मतलब इस रोग को फैलाने वाला कौन है? तो वो सीसी फिलाई यानी घोबक्षी मक्खी होती है जो आपकी, वो इस रोग को दूर दूर तक या दूसरे पशुओं में फैलाने का कार्य करती है। खुजली जो होती है साथियों, वो सर्कोटिप्स कैमेलाई नामक भ्रूथि द्वारा आपकी क्या है, खुजली होने लग जाती है। जो अपन बात करेंगे धीरे धीरे वो त्वचा को क्या है, त्वचा को जैसे खुजली करेंगे तो गलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो गलता रोग वाला जो अपन ने बात की थी साथियों। इसका नियंत्रण 2010-11 में जो किया गया था, वो अपन मानते हैं भी इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये अभी जो अपन पढ़ चुके हैं आपके मुर्गियों और ऊंट के रोग साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है, यही लास्ट वाला जो अपन पढ़ के गए थे यही बनता है। वे रोग आपके कौन से हैं? कैमल का सारा रोग जो प्रोटोजोआ जनित रह जाता है, पोल्ट्री के ये 4 रह जाते हैं, रानीखेत, मेरेक, चेचक, तीनों वायरस जनित है, और खूनी पेचिश आपका प्रोटोजोआ जनित है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछता है, एक दिन का जब चूजा हो तो कौन सा रोग है? रानीखेत, और एक वीक पे मेरेक रोग जाता है। मेरेक रोग वाला ही क्वेश्चन साथियों आपके पशु परिचर वाले एग्जाम में पूछा गया था। भी जब एक दिन का चूजा होता है, मुर्गी का बच्चा होता है, तो कौन सा रोग है? तो कौन सा? रानीखेत रोग रह जाता है। तो इतनी बातें अपन को ध्यान रखनी है साथियों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं साथियों नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।